हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टॉप न्यूज़ लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो इस हफ्ते जो काफ़ी चर्चा में न्यूज़ रही है वो रही है सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ी। भारत में ये चर्चा काफ़ी गर्म हो चुकी है कि भारत में इलॉन मस्क की कंपनी जिसे स्पेस एक्स बोलते हैं, स्पेस एक्स का स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम, स्टारलिंक जो सैटेलाइट सिस्टम है जिससे कि इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, वो भारत में बहुत जल्दी प्रवेश करने जा रहा है। ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम की अगर बात की जाए तो अभी जो खबरें आई हैं उसके अनुसार भारत के एयरटेल और भारत के जियो कंपनी, जो ये सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भारत के हैं, इन दोनों कंपनियों ने स्पेस एक्स के साथ जो है वो हाथ मिला लिया है और बहुत जल्दी स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम है उसके जरिए भारत में जो है वो इंटरनेट की सर्विसेज देने जा रहे हैं। अब ये जो इंटरनेट की सर्विसेज होंगी, जो स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विसेज होंगी बच्चों, ये क्या होंगी? एक प्रकार का सैटेलाइट इंटरनेट होगा। भारत में ज्यादातर जो आपको इंटरनेट मिल रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर से मिलता है। ठीक है, आपके घरों तक वायर ऑप्टिकल फाइबर जाते हैं और वो ऑप्टिकल फाइबर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो हमें सैटेलाइट के थ्रू भी मिलता है, जैसे डिफरेंट टाइप के जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब अगर स्टारलिंक इंडिया में आ गया तो वो इतना ज्यादा बेहतरीन, ऐसा माना जा रहा है कि इतनी बेहतरीन सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देगा कि उसके सामने किसी की भी सर्विसेज जो हैं वो बेकार हो जाएंगी और सिर्फ पूरी तरीके से एक स्वामित्व जो है हो जाएगा वो स्टारलिंक का हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से पूरे इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं उस पर जो कब्जा होगा वो किसका हो जाएगा? इलॉन मस्क का के स्पेस एक्स कंपनी के स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम का हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ऐसा माना जा रहा है, ये सारी चीजें अभी डिस्कशन में चल रही हैं, इसी वजह से ये सब चर्चा में बनी हुई है। अब बात ये होती है कि ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम है क्या बच्चों? तो स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम में क्या किया जा रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से पूरी अर्थ को जो है वो घेर दिया गया है। बहुत सारे इधर देखिए, पूरे ऐसे चारों तरफ जो है वो सैटेलाइटों से पूरी स्पेस एक्स कंपनी ने अपने छोटे छोटे सैटेलाइटों को भेजकर पूरे के पूरी अर्थ को जो है वो अपने टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट से घेर दिया है। लेकिन खास बात इस टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की यह है कि ज्यादातर जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजे जाते हैं, भारत भी जहां भेजता है वो भेजता है आपके जियो ऑर्बिट में। जियो ऑर्बिट यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जो कि हमारी अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। लेकिन जो स्टारलिंक के जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो असल में जियो ऑर्बिट में नहीं होकर बल्कि लियो ऑर्बिट में मौजूद हैं। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी वाली जो ऑर्बिट होती है उसे हम लोग लियो ऑर्बिट बोलते हैं। और स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, स्टारलिंक के सैटेलाइट जो मौजूद हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 550 किलोमीटर की ऑर्बिट में मौजूद हैं। और अप्रॉक्सीमेटली, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त पूरी पृथ्वी को लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस एक्स कंपनी ने अपने स्टारलिंक, जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर सैटेलाइट्स हैं या टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, इस तरीके के अप्रॉक्सीमेटली 4200 से अधिक सैटेलाइटों से पूरी पृथ्वी को उन्होंने घेर दिया है। 4200, जरा इमेजिन कीजिए। तो 4200 से अधिक सैटेलाइटों की मदद से लो अर्थ ऑर्बिट में चारों तरफ सैटेलाइटों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया है स्पेस एक्स कंपनी ने। अब दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, किसी भी जगह पे चले जाइए, किसी पहाड़ी पे चले जाइए, जमीन के अंदर चले जाइए, आपको हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड करेगा स्टारलिंक जो ये सैटेलाइट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसके सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को घेरे हुए हैं। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो इसके सैटेलाइट कहां मौजूद है बच्चों? इसके सैटेलाइट जैसे जो
नॉर्मल जियो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो जियो ऑर्बिट में होते हैं, लेकिन ये इसके सैटेलाइट स्टारलिंक के जो सैटेलाइट हैं वो अब लियो ऑर्बिट में मौजूद है 550 किलोमीटर की ऑर्बिट में। अब ये चारों तरफ से सैटेलाइटों से इन्होंने पूरी पृथ्वी को घेर दिया है, हर जगह ये टेलीकम्युनिकेशन जो है इंटरनेट की सुविधा हमें दे रहे हैं। अब यहाँ पर जब कभी फ्यूचर में आपको स्टारलिंक की सुविधाएं लेनी होंगी तो उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना यह होगा कि आप इनका सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, ठीक है, महीने का या 6 महीने का या साल भर का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे। आपके घर पर एक इस तरीके का एंटीना आएगा और इस तरीके का एंटीना क्या करेगा, आपके घर के एक बॉक्स से जोड़ दिया जाएगा और ये छोटे से एंटीने की मदद से स्टारलिंक की जो भी सर्विसेज होंगी, स्टारलिंक के इंटरनेट को ये छोटा सा एंटीना कैप्चर करेगा और उस इंटरनेट को जो है वो हमें प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो आपके घर पे एक छोटा सा एंटीना लगा होगा और जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा किससे, स्टारलिंक के सैटेलाइट से, और स्टारलिंक के सैटेलाइट जो है वो आपको डायरेक्ट और बहुत ही तेज इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करेंगे, ठीक है, काम करेंगे। तो ओवरऑल बच्चों ये चीजें हैं। अब अभी तो माना जा रहा है कि ये अभी और अच्छा हो जाएगा, यानी और अच्छा कैसे हो जाएगा? अभी तक तो सिर्फ 4200 सैटेलाइट से अधिक जो है वो स्पेस एक्स ने स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम में भेजे। माना यह जा रहा है कि वो लगातार हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने जो है और सैटेलाइटों को भेज रहा है और माना जा रहा है बहुत जल्दी ये 12,000 से अधिक उपग्रहों को पूरी पृथ्वी 12,000 से अधिक उपग्रहों से पूरी पृथ्वी को घेर देगा। और इसके बाद हो सकता है कि 42, टारगेट ये है कि लगभग 42,000 उपग्रहों की मदद से पूरी पृथ्वी को घेरा जाए। तो जितने ज्यादा उपग्रह भेजे जाएंगे उतना ज्यादा अच्छी सर्विसेज होगी, उतने ही ज्यादा एरिया को यह कवर करेगा। तो एक तरीके से पूरी पृथ्वी को यह घेर देगा कौन? स्पेस एक्स का स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। और इसकी सर्विसेज अब हम लोग भी लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसकी जो स्पीड आपको मिलेगी वो लगभग 100 एमबीपीएस से 2 एमबीपीएस ये एवरेज होगी। बाकी जो है आपकी इसकी स्पीड 1 जीबीपीएस से भी कहीं ज्यादा मानी जाती है, लेकिन एक एवरेज तो आपको ये किसी भी बुरी हालत में इतनी स्पीड आपको मिलेगी। इसके अलावा इसमें जो आपको इंटरनेट सर्विसेज मिलेंगी वो लो लेटेंसी होगी। लो लेटेंसी का मतलब ये होता है कि इसकी जो कनेक्टिविटी होगी, यानी इसके कनेक्शन में जो टाइम लगता है वो कनेक्शन में टाइम बहुत कम लगेगा। यानी आपने ऑन किया और तुरंत आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए। तो बहुत लो लेटेंसी रेट होगी, बहुत कम लेटेंसी पर यह काम करेगा, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन लगेगा इसको कनेक्ट होने में, ठीक है। ये सब इसकी बेहतर जो है वो पॉजिटिव चीजें मौजूद हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिसको सोचकर समझकर जो है काफी इस पर लोगों का बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना कि कंसर्न भी है। कंसर्न ये है सबसे बड़ी बात कि अगर ये इंडिया में आ गया, स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम पूरी तरीके से इंटरनेट प्रोवाइडर इंडिया का बन गया, तो इसके बाद जितनी भी छोटी मोटी कंपनियां हैं जो इंटरनेट या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दे रही हैं वो फ्लॉप हो जाएंगी, वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। खासकर कि जो हमारी देसी जो कंपनियां हैं, बीएसएनएल है या इस तरीके की और जो कंपनियां हैं, उनका क्या भविष्य क्या होगा? इसके बाद यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा कि फिर इसरो जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्यूचर में भेजने जा रहा है या भेज रहा है या भेजा है उसने, तो उनकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। भाई जब सब सर्विसेज जो है हम स्पेसएक्स कंपनी के से लेंगे तो ऐसी कंडीशन में इसरो के जो सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं या भेजे गए हैं उनका यूज खत्म हो जाएगा। लोग उस सर्विसेज को क्यों लेना पसंद करेंगे? क्योंकि ये सर्विसेज ज्यादा तेज बेहतर होंगी, ज्यादा अच्छी तरीके से होंगी, तो लोग इसकी सर्विसेज लेंगे। तो इसरो के भविष्य पर, इसरो के जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजने के भविष्य पर काफी चिंताएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मतलब इंडियन कंपनी जो है वो मतलब एक तरीके से जो है वो उनके लिए बड़ा डिजास्टर्स हो सकता है। इसरो के लिए काफी ये मतलब कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली जो है वो घातक हो सकता है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि डेटा लीक की बात है, मतलब आपका जितना भी डेटा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, वो उस पर नजर रख सकता है। तो कहीं हमारे भारत के इंटरनेट का
का जो डेटा है, हम क्या यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, उस डेटा, वो डेटा जो है वो स्पेसएक्स कंपनी के पास जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि स्पेसएक्स कंपनी उसका कभी फ्यूचर में मिस यूज कर ले। तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, एक बहुत ही खतरनाक विषय बना हुआ है। इसके अलावा इसकी सर्विसेज का जो बेसिक शुरुआती जो इंस्टॉलेशन, अभी जो मार्केट में खबरें आ रही हैं कि लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए इंस्टॉलेशन पर, इनके ये सारा जो डिश एंटीना वगैरह है, इनके इंस्टॉलेशन में 25 से 30 हज़ार रुपए लगेंगे। तो ये भाई पूरे हमारे गांव-गांव में गांव-गांव में तो ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि गांव के लोग जो है 25,000 30,000 रुपए सिर्फ इंटरनेट के लिए तो नहीं दे सकते हैं। तो जो आर्थिक सीमाएं हैं वो भी इसके आड़े आएंगी, और मतलब उसको देखना होगा कि भविष्य में वो कहाँ तक उसको ये मैनेज कर पाते हैं स्पेस एक्स कंपनी वाले। ठीक है, तो इस तरीके से अभी जो है हाँ, और एक साथ ही साथ जो इंटरनेट मिल रहा है, जो कि एग्जैक्टली टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट से जो इंटरनेट मिलता है, उसकी एक सीमा यह भी होती है कि जब मौसम खराब होता है, जैसे कभी सौर तूफान बहुत तेजी से चला, जिसे हम लोग सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, या फिर कभी बारिश हुई, बादल हुए, तो उससे भी क्या होता है कि कभी कभी जो है वो इंटरनेट सर्विसेज जो कि हम लोगों को सैटेलाइट से मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसके डिस्टर्बेंस के भी चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि ये सैटेलाइट इंटरनेट है। जबकि जो ऑप्टिकल फाइबर से हम लोगों के घरों में इंटरनेट आता है, उसमें इस तरीके की दिक्कतें कम से कम आती हैं। ठीक है, तो ये सब भी अभी चिंताएं बनी हुई हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं पशुधन में एंटीबायोटिक उपयोग का भविष्य। इस वक्त जो कह सकते हैं कि पशुओं में एंटीबायोटिक्स यूज की जा रही है, पशुओं को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी उनकी जो है वो कह सकते हैं कि जब वो सही से दूध नहीं देती हैं, या कोई और भी उनको दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक्स उनको दी जाती है, जिससे कि उनकी बीमारियों को दूर किया जा सके, उनके इन्फेक्शन को दूर किया जा सके, और फाइनली जो है वो सही से जो है अपने उत्पाद हमें दे सकें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। लेकिन जब अनवांटेड एंटीबायोटिक्स यूज की जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं हम पशुओं के लिए भी खतरनाक है, और फिर मनुष्यों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि मनुष्य जो है वो पशुओं पर आधारित है। ठीक है, वो उनके खाद्य पदार्थों पर आधारित है, उनसे जो कह सकते हैं प्रोड्यूस होते हैं, उन पर वो बेस्ड है। वो अगर अब भाई एंटीबायोटिक आप अगर पशुओं में ज्यादा यूज कराओगे, अगर उनको थोड़ी सी भी बीमारी हुई, आपने एंटीबायोटिक दे दी, तो वो एंटीबायोटिक उनकी बॉडी के ब्लड में घुलकर और फिर उनके मिल्क में आती है, उनके दूध में आती है, उनके मांस में आती है, और जब उसे इंसान कंज्यूम करता है उस मिल्क को, उस मांस को, तो फिर वो उनके शरीर में जाती है, और फिर उसके बाद जब हमारी बॉडी में वो पहुंचता है, ठीक है, वो जो एंटीबायोटिक पहुंचती हैं, तो वो हमारी बॉडी, हमारी शरीर के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं। मतलब उस अनवांटेड एंटीबायोटिक जब हमारे शरीर में पहुंचती हैं, तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के खिलाफ अब जो बैक्टीरिया, जो एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते थे बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो अब वो एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी जबरदस्ती पहुंची हुई हैं, उनके खिलाफ हमारी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। सीधी बात करें तो वो एंटीबायोटिक अब उन बैक्टीरिया पर काम करना बंद कर देती हैं। ठीक है, इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये बैक्टीरिया के ऊपर जब वो एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी, तो ऐसी कंडीशन में जब वो हमारे अंदर बीमारियां फैलाएंगे, तो फिर वो एंटीबायोटिक से रुकेंगी नहीं, और फिर उस बीमारियों के घातक परिणाम मनुष्यों को देखने को मिलेंगे। और ये मनुष्यों के लिए भी, मतलब मनुष्यों को तो देखने को मिलेंगे, ऐसा ही घटना जो है वो पशुओं में भी होती है। जब पशुओं में आप जबरदस्ती एंटीबायोटिक देंगे, तो पशुओं के अंदर भी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेंगे उन एंटीबायोटिक के खिलाफ, और फिर पशुओं में भी वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर जाएंगी, और फाइनली जो है अगर वो इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया वो अगर इन्फेक्ट करेंगे उस पशु को, तो फिर वो
पशु जो है वो बच नहीं सकेगा, उसके लिए खतरनाक साबित होंगी। तो ओवरऑल इसीलिए कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में ये काम चल रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा ना फैले, तो इसके लिए हमें चाहिए कि एंटीबायोटिक्स को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में यूज़ किया जाए, चाहे पशुओं के अंदर, चाहे फसलों के अंदर, चाहे वो मुर्गी पालन के अंदर, चाहे किसी भी जानवरों के अंदर, या किसी भी एग्रीकल्चर के किसी भी एरिया में एंटीबायोटिक्स का कम से कम उपयोग किया जाए। वो हमारे पशुओं के लिए भी खतरनाक है, मनुष्यों के लिए भी खतरनाक है, और साथ ही साथ इस पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। तो उसी को लेकर खाद्य एवं कृषि संगठन जो है उसने पशुधन में वैश्विक एंटीबायोटिक उपयोग पर एक अध्ययन किया है, और उसमें यह देखा है कि ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर की तरह से, फ्यूचर के एक बहुत बड़े जो है वो डिजास्टर की तरीके से फ्यूचर में देखा जाने वाला है एंटीबायोटिक, इससे होने वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब अगर बात की जाए तो अभी एफएओ ने, ठीक है, एफएओ ने जो है वो एक प्रोग्राम, मतलब एक पहल जारी की है जिसको नाम दिया गया है रेनोफॉर्म। ठीक है, तो एफएओ जो संगठन है उसने इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, ठीक है, एंटीबायोटिक का कम उपयोग करने के लिए पशुधन में एक पहल जारी की है जिसका नाम रेनोफॉर्म है। रेनोफॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? रेड्यूस द नीड फॉर एंटीमाइक्रोबियल्स ऑन फॉर्म्स फॉर सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में सतत कृषि खाद्य प्रणाली परिवर्तन के लिए खेतों पर रोगाणु रोधी की आवश्यकता को कम करना, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इससे क्या है, पशुधन में एंटीबायोटिक के उपयोग को कम करने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसका दूसरा उद्देश्य है पशुधन प्रबंधन में सुधार के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, यानी कि कैसे एंटीबायोटिक का कम से कम उपयोग किया जाए, तो उसके लिए जो टेक्निकल असिस्टेंस है, यानी वैज्ञानिक जो तरीके बताते हैं, तो वो तरीका कैसे अपनाया जाए, ये लोगों तक, गांव के लोगों तक, किसान तक इस बात को की इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, और देशों को सतत कृषि खाद्य प्रणालियों में संक्रमण में मदद करने के लिए क्षमता निर्माण का समर्थन करना। ठीक है, तो जो ये सतत कृषि की बात चल रही है उसमें देशों को सहायता करना, उनको जो है वो सहायता प्रदान करना, और साथ ही साथ संक्रमण अगर कभी हो जाए, इन्फेक्शन अगर हो जाए, तो उसको कैसे बिना एंटीबायोटिक से सही किया जाए, तो इसके भी तरीके, साइंटिफिक तरीके बताना। ठीक है, उनकी अवेयरनेस फैलाना, ये सब उद्देश्य हैं किसके, ये जो जो नई पहल जारी की गई है। ठीक है, अब इसको एंटीबायोटिक निर्भरता को कम करने के क्या उपाय हैं पशुओं में, तो बेहतर पशु स्वास्थ्य एवं प्रबंधन के माध्यम से पशुधन उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, मतलब यह है कि उनको पहले इन्फेक्शन होने ही ना दो ना, इन ऐसी जगह पे उनकी जो, जहां पर भी पशुधन आप रखते हो, जहां जानवर रखते हो, वहां की साफ सफाई रखो, वहां पर हमेशा रेगुलर जो है उनको पौष्टिक भोजन दो, उनके ऐसी दवा, ऐसे खाना, ऐसा जो उनको चारा दो जिससे कि उनकी जो है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन पाए जो पशुओं के। तो वही है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें ऐसे अपने पशुओं को जब पालना है तो इस तरीके से पालना है कि उनके अंदर बीमारियां फैले ही ना, उनका, और अगर बीमारियां फैले तो उनका इम्यून सिस्टम इस तरीके से, उनको खान पान इतना बढ़िया दो कि उनका इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया हो कि उनको उस इन्फेक्शन से उनकी बॉडी खुद लड़ पाए, उनको एंटीबायोटिक देने की जरूरत ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से बेहतर पशु स्वास्थ्य में प्रबंधन किया जाना चाहिए। खाद दूसरा होना चाहिए, खाद्य उत्पादन को बनाए रखते हुए अनावश्यक एंटीबायोटिक के उपयोग को कम करना। ठीक है, जितना कम हो सके एंटीबायोटिक को यूज करो, थोड़ा पेशेंस रखो। हो सकता है कि एक इंसान इम्यून सिस्टम, मान लीजिए एक जानवर है तो उसके अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो लड़ रहा है उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, 4 से 5 दिन 6 दिन का वक्त लगेगा। आप उसको वक्त दो और वो इन्फेक्शन से फिर अपने आप लड़कर उससे, उस बीमारी से जीत जाए। हम लोगों को क्या होता है कि भैया 2 दिन, 1 दिन जो है वो अगर उसने दूध नहीं दिया तो हमारे ग्राहक ना टूट जाएं, तो हम तुरंत ही उसको जल्दी सही करने के लिए एंटीबायोटिक लगा देते हैं। तो ये नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा हमें उसे मैनेज करना है। रेनोफॉर्म और यूएनएएमआर घोषणा की पहलों के माध्यम से वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना, यानी रेनोफॉर्म जो मिशन अभी पहल की गई हैं उनको, वो जो चीज़ें जो साइंटिफिक तरीके बताती हैं उनके हिसाब से काम करना। वैकल्पिक उपचारों, टीकों और सतत कृषि पद्धतियों पर शोध पर निवेश करना। ठीक है,
है। साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन्स को बनाना, साथ ही साथ नए नए तरीके खोजना, बिना एंटीबायोटिक दिए कैसे बीमारियों को सही किया जाए या किया जाए। तो इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजीज या नए इनोवेशंस हैं उन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जिससे कि एंटीबायोटिक्स का कम से कम प्रयोग किया जाए। तो ये सब करके हम लोग एंटीबायोटिक्स पर जो डिपेंडेंस है वो काफी कुछ कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो काफी चर्चा में इस हफ्ते रहा है वो एक्सियोम 4 मिशन है। एक्सियोम 4 मिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्सियोम मिशन क्या होते हैं उसके बारे में पहले जान लीजिए कि ये नासा के और स्पेस एक्स कंपनी का जो है वो मिशन होता है। ये ज्वाइंट मिशन होता है। स्पेस एक्स कंपनी अमेरिका की वो इसे लॉन्च करती है। इसमें ज़्यादातर विभिन्न देशों के प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रियों को जो भेजा जाता है। मतलब ये एक तरीके से नासा का अपना गवर्नमेंट जो है मिशन नहीं होता है, बल्कि नासा और स्पेस एक्स मिलकर, स्पेशली स्पेस एक्स के जो यान है, अंतरिक्ष यान है, इसकी मदद से स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है। लेकिन ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है जो कि प्राइवेट मिशन के तहत जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया ने कह दिया कि हमें जो है अपने अंतरिक्ष यात्री को भेजना है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या स्पेस में भेजना है, तो वो स्पेस एक्स उनसे पैसे लेकर या कैसे भी करके, हो सकता है सहायता के आधार पर, मतलब मानवीय आधार पर भेज दिया, आपसे पैसे लेकर वो स्पेस मिशन तैयार करते हैं और उसके बाद फिर उसके बाद अपने अंतरिक्ष यान की मदद से उन अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजते हैं। तो ये स्पेस एक्स का प्राइवेट मिशन है, जिसे हम लोग एक्सियोम मिशन बोलते हैं। तो ये एक्सियोम मिशन जो स्पेस एक्स का ये जो प्राइवेट मिशन जिसे एक्सियोम बोलते हैं, इसका जो चौथा मिशन है उसे एक्सियोम 4 मिशन कहा जा रहा है। और इस एक्सियोम 4 मिशन क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि ये मई 2025 में जाने वाला है और इसमें जाने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। कहां जाएंगे ये? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। 14 दिनों की ये यात्रा है। यहां पर एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये मई में जाएंगे 14 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वहां 14 दिन रहेंगे, वहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारा अनुभव हासिल करेंगे और फिर उसके बाद ये वापस धरती पर आ जाएंगे। अब वो जो अनुभव वहां पर लेंगे, ठीक है, उस अनुभवों का जो है फायदा हम भारत के जो गगनयान मिशन फ्यूचर में भेजा जाने वाला है 1 से 2 साल के अंदर, तो उसमें इस अनुभव का जो है वो फायदा लिया जाएगा। यानी कि जो अनुभव शुभांशु शुक्ला के पास होगा, उस अनुभव का के आधार पर ही हमारा जो गगनयान मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा। और फाइनली जो है गगनयान मिशन में भी शुभांशु शुक्ला जाएंगे अपने 2 और साथियों के साथ। तो शुभांशु शुक्ला को एक तरीके से क्या किया जा रहा है, एक्सपर्ट बनाया जा रहा है, उनको अनुभव दिया जा रहा है और उसके लिए ये जो है वो मई 2025 में जो है वो एक्सियोम 4 मिशन के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें कौन कौन और लोग जाएंगे? तो इसमें मिशन कमांडर होंगे पैगी विटसन, ठीक है, पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री होंगे, पायलट होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत के, और अन्य चालक दल के सदस्य होंगे स्लावोज उजनान्स्की निविस्की हैं पोलैंड के, और साथ ही साथ टिबोर कापू हंगरी के। ये 4 लोग जाने वाले हैं। इनके चित्र भी देख लीजिए। ये 4 लोग हैं जो इस स्पेस एक्स के एक्सियोम 4 मिशन के साथ के तहत जो है वो जाने वाले हैं। ठीक है, जाने वाले हैं। अब इसके बारे में मैंने आपको सारी बात बता ही दी कि 14 दिन के जाएंगे। 2025 में इनको, मई 2025 में इनको लॉन्च किया जाएगा फ्लोरिडा यूएसए से। ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर से इनको लॉन्च किया जाने वाला है। ठीक है, इसमें जाने के बाद वहां लगभग 60 वैज्ञानिक अध्ययन किए जाएंगे। ठीक है, 60 वैज्ञानिक अध्ययन किए जाएंगे, जिसमें भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल होंगे। भारत के अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक्सियोम मिशन के तहत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स की मदद से भेज रहे हैं, जिसमें से अमेरिका तो है ही, पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरब, ब्राजील, नाइजीरिया, यूरोप और अन्य देश जो हैं वो लगभग 31 देश जो हैं वो
इस एक्सियोम मिशन के तहत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेज चुके हैं या आगे फ्यूचर में भेजने वाले हैं। तो ये हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि शुभांशु शुक्ला जो हमारे भारत के जो 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं उनमें से एक हैं, सबसे कम उम्र के हैं और लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक है, और लखनऊ के रहने वाले हैं। ये बहुत जल्दी जो है वो स्पेस में जाएंगे और अपने अनुभवों से हमारे गगनयान मिशन को सफल बनाने में अपना पूरा प्रयास करेंगे। तो इस हफ्ते की ये टॉप न्यूज़ थी जिनके बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा की बच्चों। होप कि इस न्यूज़ से आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा, इनमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।